हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 73 यानी कि 73वां हमारा जीएस टेस्ट पेपर। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following rights is or are declared by the Supreme Court as a part of Article 21? इनमें से कौन सा राइट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है? पहला है राइट टू प्राइवेसी, दूसरा राइट टू अगेंस्ट हैंड कफिंग यानी कि हथकड़ी लगने से, थर्ड है राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, फोर्थ है राइट टू मैरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट इसके अंदर डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 21 के अंदर। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। यानी फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, उसके लागू कराने के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ना कि एक्सक्लूसिव। सेकंड है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी किसी भी तरीके का टैक्स ना लगाया जाएगा ना वसूला जाएगा सिवाय उनके जिनको अथॉरिटी यानी कि ऑथोराइज किया गया है ऐसा करने के लिए। तीसरा है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट यानी उसको लागू कराने के लिए इशू कर सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। जो सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू इट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये सही बात है। जबकि हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि दूसरे पर्पस के लिए भी इशू कर सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लोकेशंस। 3 लोकेशन है, गोलान हाइट्स, सेकंड है जेरूसलेम और थर्ड है गाजा स्ट्रिप। आपको इनको नॉर्थ से साउथ में यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है। तो यानी कौन पहले आएगा और कौन बाद में आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, 1, 2 एंड 3 यानी कि तीनों ही सही है। गोलन हाइट नॉर्थ में आता है, जेरूसलेम मिड में आता है और गाजा स्ट्रिप सदर्न पार्ट में आता है। ये तीनों इजराइल से जुड़े हुए हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इजराइल बेसिकली 5 राज्यों से उसकी लड़ाई चल रही है अरब से, तो ये उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव फार्मिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोऑपरेटिव फार्मिंग के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग इन द रिसोर्सेज वॉलंटरली। कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो एक फार्मरों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसमें वो आपसी सहमति से अपने सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाके और अपने प्रोडक्शन को अचीव करते हैं। सेकेंड है, इट विल इंश्योर ग्रेटर कैपेसिटी टू अंडरटेक लंपी इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एंड फार्म मशीनरी। कहने का मतलब होता है, अगर सारे किसान ऐसे ही अगर काम करते रहे कोऑपरेटिव फार्मिंग के तौर पे, तो उनको काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट और इरिगेशन फार्म मशीनरीज आसानी से अवेलेबल यानी कि उनको हासिल हो जाएगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर सी, बोथ 1 एंड 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओरंग टाइगर रिजर्व समटाइम सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन। ओरंग टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी बार आप लोगों ने इसको अखबारों में या खबरों में सुना होगा। तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है सी, असम। ये नॉर्थ बैंक है, यानी कि उत्तरी दिशा की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है। इसको मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं बाई IUCN। और सिंस टू पार्क्स हैव अ सिमिलर लैंडस्केप मेड अप ऑफ मार्शेस एंड स्ट्रीम्स एंड ग्रासलैंड। और इसको मिनी काजीरंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों में जो फीचर हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो सेम है। दोनों की लैंडस्केप सेम है, मार्शी है यानी कि मडी टाइप है, कीचड़ जैसा है। तो इस तरीके का ग्रासलैंड्स वगैरह भी अवेलेबल काफ़ी, इसलिए इसको मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिनेरोसिस वल्चर। सिनेरोस वल्चर के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है, इट माइग्रेट फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन ऑफ यूरोप एंड एशिया टू द वार्मर प्लेस एक्सेप्ट इंडिया। कहने का मतलब ये यूरोप और एशिया के पहाड़ों से गर्म जैसे जगहों पे जानती है, इंडिया के बजाय। इट इज़ अ नियर थ्रेटेंड एज पर IUCN रेड लिस्ट, यानी कि ये IUCN रेड लिस्ट में, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर, इसके रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड पे आता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनियन। पहला स्टेटमेंट गलत है। सिनेरोस वल्चर एक लार्ज रेप्टोरियल बर्ड है जो कि यूरेशिया में, यानी कि एशिया और यूरोप में ज़्यादातर पाया जाता है। इसको ऑल्सो ब्लैक वल्चर यानी कि काला वल्चर भी बोलते हैं, या मॉन्क वल्चर या यूरेशियन ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है। ये फैमिली एसिपीट्राइडे के फैमिली से बिलोंग करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM किसान। PM किसान योजना के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। तो सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल द इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर द स्कीम। यानी कि वो सारे इंस्टीट्यूशनल जो कि जिनके पास ज़मीन है, वो सारे लोग जिनके पास ज़मीन है, वो इस के स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत है। जो लोग इससे फ़ायदा लाभ लेंगे वो सारे इंस्टीट्यूशनल जिनके पास ज़मीन है। दूसरे वो फार्मर फैमिलीज़ जिसके पास एक या एक से ज़्यादा मेंबर बिलोंगिंग्स हैं इन द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी जिनके पास पहले या अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोस्ट हो, या फिर कोई अभी या मतलब पहले या अभी मिनिस्ट्री या स्टेट मिनिस्टर का पोस्ट हो। तो ऐसे लोगों को भी इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा दिया गया है। और तीसरा है, ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स, इन लोगों को भी फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं। या फिर डी, अ पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, या वो जिन्होंने लास्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स भरा है, उनको भी दे आर नॉट एलिजिबल, यानी कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है कि उसके फ़ायदा ले सके। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है, बैंक कैन ग्रांट लोन्स अगेंस्ट CD, यानी बैंक लोन दे सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बलबूते पे। दूसरा, मिनिमम अमाउंट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैज़ बीन फिक्स्ड एट ₹1 लाख टू एक्सेप्टेड फ्रॉम अ सिंगल सब्सक्राइबर, यानी कि जो कम से कम जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसका 1 लाख होना चाहिए किसी भी सिंगल सब्सक्राइबर के पास। तीसरा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिटी पीरियड इज़ बिटवीन 7 days to 1 year फॉर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के लिए जो इसकी मैच्योरिटी, यानी जब इसकी पूरी होती है डेट, तो वो 7 से 1 साल के बीच में कभी भी पूरी हो सकती है। कोई भी डेट इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है इसके मैच्योरिटी पीरियड के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के संदर्भ में सही है।
तो उसका सही आंसर है सी 2 और 3, यानी कि पहला गलत है। CD यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक प्रोडक्ट है जिसको बैंक ऑफर करती है या क्रेडिट यूनियन ऑफर करता है फॉर इंटरेस्ट रेट प्रीमियम के लिए। बदले में वो कस्टमर एग्री करता है एक लमसम डिपॉजिट अनटच्ड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि कुछ वो ऐसे डिपॉजिट होती हैं जिनको वो छुएगा ही नहीं। तो मतलब एक तरह से बेसिकली कह सकते हैं FD की तरह है, जिसमें आपको डिपॉजिट करना होता है और आपको उस पर बदले में इंटरेस्ट मिलता है और कुछ समय के लिए आपको उस फिक्स डिपॉजिट यानी उस पैसे को छू नहीं सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग योनो कैश। योनो कैश के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ अ कार्डलेस कैश विड्रॉल प्रोसेस वर्किंग विद द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि कार्डलेस यानी इसमें किसी तरीके का कार्ड या कोई भी प्रयोग नहीं होता है पैसे निकालने के लिए, और एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 चरणों में इसका ऑथेंटिकेशन यानी कि वेरिफिकेशन होता है। सेकंड है दिस वाज लॉन्च्ड बाय RBI। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर A1 ओनली। सेकंड जो दिया है कि इसको RBI ने शुरू किया, तो नहीं, RBI नहीं बल्कि SBI ने इसको शुरू किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस, यानी WMA के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है दीज आर टेम्प्रोरी लोन फैसिलिटी टू द सेंटर एंड स्टेट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि एक टेम्प्रोरी एक कम समय के लिए सेंटर और स्टेट को लोन दिया जाता है एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट, यानी कि एक बैंक की तरह पे काम करते हुए गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराती हैं। सेकंड है द WMA इज़ टू बी वैकेटेड आफ्टर 90 डेज, यानी WMA को 90 दिन के भीतर आपको पूरा करना होगा, यानी अगर किसी तरह से भी आपने लोन लिया है, कोई पैसा लिया है, तो उसको 90 दिन के अंदर लौटाना होगा। थर्ड है इंटरेस्ट रेट फॉर WMA इज़ करेंटली चार्ज एट दी रेपो रेट, यानी जो इंटरेस्ट जो ब्याज दर होता है ये रेपो रेट के बेसिस पे चार्ज किया जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ये स्टेटमेंट सही हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर 72 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था श्रीशैलम डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो श्रीशैलम डैम है ये किस नदी पे स्थित है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है B कृष्णा, यानी कृष्णा नदी पे ये स्थित है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी GS टेस्ट पेपर 73 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे द ऑथर ऑफ गौड़ा वाहो। गौड़ा वाहो एक किताब है जिसके ऑथर ने रचयिता कौन है आपको बताना है। A हरिसेना, B आर्यभट्टा, C वाकपति या D बाणभट्टा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।